I hope you all are doing well. Chalo, let's start. So, what are the types of chemical reaction? They are combination reaction. I think color change करना पड़ेगा. Decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction and redox reaction. ये 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन होते हैं. Now, what is combination reaction? A combination reaction occurs when two or more elements or compound known as reactants react with each other and unite to produce a single chemical known as product. मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन तब होता है जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, यूनाइट करते हैं और फिर एक केमिकल कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिसे कि प्रोडक्ट कहा जाता है. तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है. मतलब दो कंपाउंड मिले और एक प्रोडक्ट बनाया तो वो हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दीज रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज x प्लस वाई मेक्स एक्स वाई. मतलब ये ऐसा है कि एक रिएक्टेंट मिला फिर एक और रिएक्टेंट मिला और दोनों ने मिलके एक प्रोडक्ट बनाया. इस तरह से क्या बन गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. चलो नेक्स्ट स्लाइड. इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? जब एक मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड. जैसे कि मैग्नीशियम एक मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, इसने क्या बनाया? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, मतलब मेटल प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्ड मेटल ऑक्साइड. अब ये है नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है? नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है. तो अब ये सल्फर नॉन मेटल है, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और ये क्या बनाया? सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया? नॉन मेटल ऑक्साइड है. जैसे मेटल और ऑक्सीजन मिलके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल और ऑक्सीजन मिलके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. अब बारी आती है कि मेटल ऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाते हैं. तो ये CaO मेटल ऑक्साइड है. CaO मेटल ऑक्साइड है हमारी, कैल्शियम ऑक्साइड. उसके साथ हमने H2O मिलाया, वाटर, और ये जो बनाता है ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड. ये एक्वस स्टेट में होती है, ये लिक्विड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में. ठीक है, तो जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को मिलाते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. उसी तरह से नॉन मेटल ऑक्साइड और वाटर को मिलाते हैं तो क्या बनता है? एसिड बनता है. जैसे इसमें क्या बनाया है हमने? सल्फर डाइऑक्साइड को मिलाया है पानी के अंदर तो क्या बना है? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बना है. ठीक है, तो ये कुछ रूल होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की. जब आप मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगी, नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगी, मेटल ऑक्साइड का पानी के साथ वाटर के साथ कराओगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगी, और नॉन मेटल ऑक्साइड का वाटर के साथ कराओगे तो एसिड बनेगा. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ द इन्वर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का इन्वर्स होता है. इन्वर्स का क्या मतलब होता है? उल्टा होता है. उल्टा कैसे? जैसे कॉम्बिनेशन में तो रिएक्शन में तो क्या होता था? एक और एक मिलके क्या बनाते थे? दो. इसके अंदर क्या होगा? दो होगा, उसको हम तोड़ेंगे किस में? दो पार्ट्स में. जैसे एक और एक, दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में भी तोड़ सकते हैं, पर हमने जिस हिसाब से बनाया था वैसे ही बनाते हैं. ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं. A decomposition reaction is a reaction in which a compound breaks down into two or more simpler substances. मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एक कंपाउंड जो होता है दो या दो से ज़्यादा सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो जाता है. जनरल फॉर्म देख लेते हैं. AB turns into A plus B. It requires the presence of heat, electricity और sunlight to perform such reactions. अब डिकम्पोजिशन ऐसे तो है नहीं पड़े पड़े हो जाएगा, उसके अंदर किसी ना किसी चीज़ का हाथ तो चाहिए होगा. तो क्या होता है? या तो वो हीट की प्रेजेंस में, थर्मल की प्रेजेंस में होता है. ये डेल्टा वाला साइन देखा है ना आपने, वो
या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में ऐसा होता है। ओके। अब टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप का होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन, एक हो गया सोलर डिकम्पोजिशन, एक हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्मल तो वो हो गया जिसमें हीट का यूज़ किया जाता है, सोलर वो हो गया जिसमें सनलाइट का यूज़ किया जाता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन वो हो गया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। CaCO3 है, ये जब इसके अंदर से हीट पास कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये डिकम्पोज हो गया 2 पार्टिकल्स की फॉर्म में। उसके बाद है AgCl। AgCl सनलाइट के अंदर हमें क्या देता है, एक तो Ag दे देगा और Cl2 दे देगा, तो ये भी डिकम्पोज हो गया। वहीं वाटर है, वाटर को जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू करते हैं तो वो हाइड्रोजन अलग निकाल देगा और ऑक्सीजन अलग निकाल देगा। तो मतलब ये तीनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमारा जो थर्ड होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस और पुशेस आउट अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट और फॉर्म अ कंपाउंड दैट कंटेन्स द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब होएगा जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा वहाँ से, तब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो प्योर और अनकम्बाइंड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड। के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इनको मिलाते हैं तो जो H से ज़्यादा पावरफुल है, मैग्नीशियम H से ज़्यादा पावरफुल होता है, तो मैग्नीशियम H को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। मैग्नीशियम डाइक्लोराइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। ठीक है, उसी में नेक्स्ट में देख लेते हैं हमारा जिंक को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, जिंक सल्फेट फॉर्म कर लेगा और हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाएगी। उसी तरह अगर हम जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा और कॉपर अलग से आ जाएगा और क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। वहीं अब सोडियम ब्रोमाइड को जब हम क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं तो क्लोरीन क्या करेगा, ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा और क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड। मतलब ब्रोमीन से ज़्यादा पावरफुल है क्लोरीन, इसलिए उसने रिप्लेस कर दिया और सोडियम क्लोराइड बना दिया। उसी तरह से जब हम CH4 को क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे तो CH3Cl बन जाएगा और HCl अलग निकल जाएगा। मतलब फिर से क्लोरीन पावरफुल एलिमेंट ने कमज़ोर एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट। इसमें क्या होता है कि जो पावरफुल एलिमेंट होता है वो कमज़ोर एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Double displacement reactions are those in which two chemical substances react by exchanging ions to produce two new molecules। इसमें क्या होता है कि दो केमिकल सब्सटेंसेस रिएक्ट करेंगे, आयंस को एक्सचेंज करेंगे और दो नए मॉलिक्यूल बनाएंगे। पॉजिटिव आयंस जो रहेंगे वो नेगेटिव आयंस को एक्सचेंज करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस के अंदर। आयनिक केमिकल डिजॉल्व्ड इन वाटर अंडरगो अ लॉट ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयनिक केमिकल्स जो वाटर के अंदर डिजॉल्व रहते हैं ना, उनके अंदर बहुत सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। द केमिकल बॉन्ड बिटवीन द रिएक्टेंट्स में बी द कोवैलेंट और आयनिक। और इन रिएक्टेंट्स के बीच में जो केमिकल बॉन्ड बनता है ना, वो कोवैलेंट बॉन्ड भी हो सकता है और आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जेनेरिक फॉर्मूला क्या होता है, AX प्लस BY फॉर्म्स AY प्लस BX। इसमें क्या होता है कि भाई तू मेरी जगह ले ले, मैं तेरी जगह ले लेता हूँ, ऐसा होता है। तो एक दूसरे को दोनों रिप्लेस कर देते हैं और नए जो सॉल्ट्स, नए मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में तो क्या होता है, पावरफुल वाला जो है कमज़ोर वाले को हटा देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दोनों एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये है हमारा AgNO3 प्लस NaCl। इसने क्या बना लिया, AgCl NaNO3, मतलब Ag की जगह Na आ गया, Na की जगह Ag आ गया। ठीक है,
ये है हमारा HCl और ये है हमारा KOH, तो ये क्या बन गया, KCl और H2O। सिमिलरली ये है हमारा Na2SO4 प्लस BaCl2, यहाँ क्या बन गया, BaSO4 प्लस 2NaCl। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। नाउ redox reaction, a chemical reaction that takes place between an oxidizing substance and an reducing substance is known as redox reaction। redox reaction वो reaction होता है जो किसी oxidizing substance और reducing substance के बीच में जो reaction occur होता है उसे हम redox reaction कहते हैं। ये last type of chemical reaction है। इसमें क्या होता है, the oxidizing substance loses electrons in the reaction एंड द रिड्यूसिंग सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन। मतलब इसमें क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस जो होगा ना वो तो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, किसी को खो देगा, और जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस होता है ना वो किसी से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। एक तो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब जिसमें जिनकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, ये वो एजेंट होते हैं जो रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब जो आयंस को खो देते हैं, इसलिए जो आयन को खो देगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये वो एजेंट होते हैं जो जिनकी वजह से ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो जाता है और जो खुद से रिड्यूस हो जाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जिनकी वजह से रिडक्शन पॉसिबल हो पाता है और ये जो है ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब आयंस को ले लेते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो ऑक्सीडेशन कराते हैं और रिड्यूस हो जाते हैं, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो रिडक्शन कराते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत हो जाना इसके अंदर। ये उल्टा होता है हमेशा कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो रिड्यूस होएगा और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो ऑक्सीडाइज होएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रेंसिडिटी की। हमने ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने बात की थी स्पॉइलिंग ऑफ फूड ड्यू टू रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है ना कि जब मॉइस्चर और एयर खाने पे अटैक करती है तो वो खाना ख़राब हो जाता है, तो उसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। अब हम रेंसिडिटी से कैसे बच सकते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि हम नाइट्रोजन गैस को पैकेट फूड में फिल कर दें। और ये होता है ना, जैसे हमारे चिप्स कुरकुरे वगैरह के जो पैकेट होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन पूरी तरह से भरा हुआ आता है। तो एक तो ये हो गया, उसके दूसरा हो गया कि ना खाने की मतलब जो फूड मटेरियल है उसके ऊपर अगर हम सॉल्ट स्प्रिंकल कर देंगे ना तो भी काफ़ी हद तक रेंसिडिटी से बचा जा सकता है। और जो लास्ट होता है कि हम खाने को जो है ऑयल के अंदर प्रिजर्व करके रखें। ऑयल एक अच्छा प्रिजर्वेंट होता है, उसके अंदर प्रिजर्व करके रखेंगे तो ना तो मॉइस्चर का अटैक होगा ना ही एयर का अटैक होगा। इसीलिए तो हमारे अचार वगैरह होते हैं वो लॉन्ग टर्म चलते हैं। हमारी सब्जी तो नहीं चलती इतने दिन जितने दिन अचार चल जाता है। जब कैरी का अचार बना के रखो आप, कितने दिन चलेगा, साल भर चल जाएगा। वहीं कैरी की सब्जी बना दो उसी की, नहीं चलेगी ना ज़्यादा दिन। तो बस वही बात है। तो ये होता है कि ऑयल भी एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेंट होता है। ओके, हमारी नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज़ कोरोजन। अब कोरोजन क्या होता है, कोरोजन द डिग्रेडेशन ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अटैक ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड कोरोजन। मतलब जो मेटल ऑब्जेक्ट होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं ना मॉइस्चर और एयर के अटैक से, उसे हम कोरोजन कहते हैं। जैसे हमारे होता है कई लोहे की चीज़ें होती है जिनके ऊपर जंग लग जाती है, तो रस्टिंग जो होती है ना वो भी आयरन का कोरोजन है, मतलब जंग लगना आयरन का कोरोजन है। रस्टिंग इज इक्वल्स टू कोरोजन ऑफ आयरन। अब इससे कैसे बचा जा सकता है कोरोजन से, या तो जो हमारा मेटल ऑब्जेक्ट है हम उस पर ऑयल लगा दें, या हम उस पर ग्रीस लगा दें, या फिर हम उस पर पेंट कर देते हैं, या फिर हम उसका अलॉय बना देते हैं। अलॉय मतलब मिला के जो बनाते हैं ना हम लोग, दो मेटल को मिला के एक बना दिया, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, ये ऐसा कुछ। इसके बाद आता है एनोडाइजिंग। ये एनोडाइजिंग है, एमओ नहीं है, एन, एम की जगह एन रहेगा। इसके अंदर क्या होता है ना कि जो हम एक मेटल ऑक्साइड की परत जो है ना किसी मेटल के ऑब्जेक्ट पे चढ़ा देते हैं ताकि वो आगे जाके ना ख़राब ना हो, आगे उसका कोरोजन ना हो। यूजुअली एल्यूमिनियम की परत ली जाती है, बाकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड ली जाती है, या और भी मेटल की ले सकते हैं, बट मोस्टली एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज़ की जाती है। इसे एनोडाइजिंग कहते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से हम उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो कोरोजन नहीं होएगा। ठीक है, तो दिस इज आवर कोरोजन। उसके बाद
केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट। हीट के बेसिस पे केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर हीट निकलती है, हीट गेट इवॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन, इसके अंदर हीट निकलेगी। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में हीट भी रिलीज करता है, ठीक है। और नेक्स्ट इज उसके बाद आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में एंडोथर्मिक रिएक्शन होने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब इसमें रिएक्शन, जैसे इसमें तो हीट बाद में निकल रही है, इसमें हमें पहले ही हीट चाहिए। जैसे CaCO3 है, इसके साथ अगर हम हीट को मिला देते हैं तो क्या बनेगा? यहाँ पे प्लस का साइन मिसिंग है हमारा, ये बना देगा हमारी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मतलब इसमें तो हमें हीट दी है और इसमें हमें हीट निकली है। जिसमें हीट निकलती है वो एक्सोथर्मिक होता है, जिसमें हीट हमें देनी होती है वो एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। दिस इज़ द 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर। हमने हमारे चैप्टर के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये PDF जो जिस PPT से मैंने पढ़ाया है, अगर आपको वो PPT चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अगर जो नहीं मिलता उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर चैनल में, ठीक है। होप यू हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, तब मिलते हैं आपसे। बाय बाय।